लोक सेवाओं में आदर्श अनुशासनात्मक व्यवस्था, आइडियल सिस्टम ऑफ डिसिप्लिन इन सिविल सर्विस। संगठन में अनुशासन की स्थिति जितनी अच्छी होगी, कार्य कुशलता उतनी ही उत्तम होगी। ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए जिनसे कर्मचारी में संगठन के नियमों और परंपराओं का पालन करने के प्रति रुचि पैदा की जा सके। एक आदर्श अनुशासन व्यवस्था में निम्न गुण आवश्यक है। पहला, निषेधात्मक कदम कम से कम उठाए जाने। दूसरा, आधिकारिक गण अनुशासन कायम रखने के लिए निर्णय लेते समय समझदारी, विवेक और संतुलित होकर काम करें। तीसरा, अनुशासनात्मक कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए। चौथा, अनुशासनात्मक कार्रवाई न्यायपूर्ण आधार लिए हुए होनी चाहिए। पांचवा, प्रभावित कर्मचारी को उन पर लगाए गए अभियोगों के विरुद्ध अपील करने का मार्ग उपलब्ध होना चाहिए। छठा, कार्रवाई करने से पूर्व कर्मचारी को सुधरने का पूरा अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। सातवां, कार्रवाई के बाद भी कर्मचारी को सुधरने का पूरा अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। आठवां, गंभीर मामलों में जो कार्रवाई की जाए वह दूसरों के लिए उदाहरण होनी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी गलतियां, भूलें, अवहेलनाएं और उल्लंघन बड़े पैमाने पर न हों। आमतौर पर कार्रवाई जहां तक संभव हो गोपनीय रखी जाए, ताकि संबंधित कर्मचारी अपनी भूल का एहसास कर सुधरने की स्वतः ही प्रेरणा ले सके। भारत में अनुशासनात्मक कार्रवाई। भारत में सरकार जो भी अनुशासनात्मक कार्रवाई करती है वह उसे संविधान की व्यवस्था के सीमा में रहकर करनी पड़ती है, अन्यथा न्यायालय ऐसी कार्रवाई को अवैध करार दे सकता है। हमारी संवैधानिक व्यवस्था में दंड सूची विस्तृत है और दंड इस व्यवस्था से परे हटकर नहीं दिया जा सकता। दंड केवल संदेह के नाम पर भी नहीं दिया जा सकता। भारतीय परिवेश में दंड सूची की मुख्य बातें निम्न। पहला है निंदा। दूसरा, वार्षिक वेतन वृद्धि रोकना। तीसरा, पदोन्नति रोकना। चौथा, डिमोशन, पदावतन करना। पांचवा, कर्मचारी की असावधानी, भूल या गलती से होने वाली क्षति को कर्मचारी के वेतन से काटना या वसूल करना। छठा है अनिवार्य सेवानिवृत्ति। सातवां, सरकारी सेवा से विमुक्ति। और आठवां है सेवा से पदच्युत करना। दंड प्रक्रिया में दोषी कर्मचारी को उसके अपराध की सूचना दी जाती है, उससे स्पष्टीकरण मांगा जाता है और तब उस पर खुले दिमाग से विचार किया जाता है। उसे स्वयं उपस्थित होकर अपने गवाहों और रिकॉर्ड के माध्यम से सफाई का मौका दिया जाता है। संबंधित रिकॉर्ड भी उपलब्ध कराया जाता है और उसके बाद उसे दंड दिया जाता है, जिस पर वह उचित अभिकरण के सामने अपील भी कर सकता है। मूल्यांकन। लोक सेवाओं में समुचित अनुशासन कायम रहे, इसके लिए ये आवश्यक है कि संपूर्ण शासन व्यवस्था के लिए आदर्श प्रशासनिक नियमावली हो। प्रत्येक विभाग के सेवा संवर्ग के आधार पर सेवा नियमावली निर्मित की जाए, इससे अनुशासन बनेगा। सरकारों ने लोक सेवकों में अनुशासन कायम रखने के विचार से असैनिक सेवाएं वर्गीकरण, नियंत्रण व अपील नियम भी लागू किया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 में लोक सेवकों की स्थिति को सुदृढ़ व सुरक्षित रखने के उद्देश्य से अग्रलिखित व्यवस्था की गई है। पहला, भारतीय लोक सेवा में किसी भी कर्मचारी को अपदस्थ करने अथवा पदावतन करने का अधिकार किसी ऐसे कर्मचारी अथवा समिति को नहीं होगा जो कि उस कर्मचारी को नियुक्ति पदाधिकारी अथवा उसके स्तर से निम्न स्तर वाला हो। दूसरा, किसी दोषी लोक सेवक को इसके विरुद्ध गंभीर आरोपों के आधार पर उसे लोक सेवा से हटाया जाना या पदावतन किया जाना जरूरी समझा जाने पर उसे बचाव पक्ष में प्रमाण प्रस्तुत करने का समुचित मौका प्रदान किया जाए। किसी फौजदारी कानून के अंतर्गत दुराचरण के संबंध में आरोपित किसी लोक सेवक को अपदस्थ किए जाने की स्थिति में जब किसी पदाधिकारी द्वारा किसी आरोपित कर्मचारी को सेवा से निष्कासित या अपदस्थ करने का अधिकार प्रदत्त होने की स्थिति में उसे लिखित रूप से समय से पूर्व बचाव पत्र प्रस्तुत करने का समुचित मौका नहीं दिया जाने की स्थिति, बशर्ते कि राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा यह निर्देशन जारी नहीं किए गए हों कि वह राष्ट्र या राज्य हित में दोषी कर्मचारी को बचाव पक्ष
प्रस्तुत किए जाने का अवसर प्रदान किया जाना उपयुक्त नहीं है। जो कर्मचारी राष्ट्रपति द्वारा पदच्युत कर दिए जाते हैं उन्हें अपील का अधिकार नहीं है। राज्य सरकारों द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं के अफसरों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने पर असंतुष्ट अधिकारी को राष्ट्रपति को अपील करने के अधिकार प्राप्त है। प्राय लोक सेवकों को अपील का अधिकार सभी मामलों में दिया गया है। अब देखते हैं हम वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। सरकारी संगठन का आकार दिन पर दिन भीमकाय होता जा रहा है। इसके आकार का बेहिसाब विस्तार होने से कई समस्याएं पैदा हो गई है। भारत में केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों के कर्मचारियों की संख्या हजारों में नहीं बल्कि लाखों में पहुंच चुकी है। संगठन में विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रकार के पद होते हैं। उन पर अनेक प्रकार के विभिन्न योग्यता और अनुभव वाले कर्मचारी कार्य करते हैं। इन सभी कर्मचारियों का इस प्रकार का प्रबंधन करना पड़ता है कि प्रत्येक पद पर योग्य और अनुभवी कर्मचारी रखे जा सकें तथा प्रत्येक कर्मचारी को उसके कार्यभार, कठिनाई व वेतन, विशेषीकरण व दायित्व की मात्रा के अनुपात में महत्व प्रदान किया जा सके। लेकिन सामान्य तौर पर कार्मिक प्रशासन प्रत्येक पद के लिए अलग से विशेष ध्यान रखने में असमर्थ होता है। कार्मिक प्रशासन से संबंधित अभिकरण के लिए यह जरूरी है कि वह इस प्रकार का व्यवहार करे कि प्रत्येक कर्मचारी के साथ न्याय हो व उसके मनोबल में वृद्धि भी हो, लेकिन ऐसा प्रत्येक व्यक्ति के लिए असंभव होता है। अतः सेवा में योग्यता, दायित्व तथा कठिनाई के आधार पर वर्ग बना दिए जाते हैं और प्रत्येक ऐसे वर्ग के लिए कानून, नियम और उपनियम बना दिए जाते हैं। जिन लोक सेवकों के समान कर्तव्य उत्तरदायित्व होते हैं उन्हें एक श्रेणी में रख देते हैं। दूसरे प्रकार के कर्तव्य उत्तरदायित्व वाले लोक सेवकों को अन्य समान प्रकार की श्रेणियों में रख दिया जाता है। वर्गीकरण का अर्थ, सेवाओं को वर्गों में विभाजित करना ही वर्गीकरण है। डिमोक एंड डिमोक ने लिखा है, तुलनात्मक कठिनाइयों और दायित्वों के अनुसार पद सोपान के क्रम में पदों को व्यवस्थित रूप में क्रमबद्ध व श्रेणीबद्ध करना ही वर्गीकरण है। मेंडल के अनुसार वर्गीकरण का अर्थ पदों का कर्तव्य एवं जरूरी योग्यताओं के आधार पर वर्गीकरण करना है। पिफनर ने इसकी विस्तृत व्याख्या करते हुए लिखा है कि वर्गीकरण किए जाने वाले कर्तव्यों, दायित्वों, शक्तियों और पर्यवेक्षणों के आधार पर पदों का वर्गों में विभाजन। दूसरे शब्दों में समान कर्तव्यों तथा समान दायित्व वाले पदों का एक में ही विभाजन ही वर्गीकरण है। इसमें उस विभाग या सेवा का ध्यान नहीं रखा जाता जिसमें वह स्थित है, वर्गीकरण है। यह ऐसे भी कहा जा सकता है कि समान दायित्व, समान कर्तव्य और समान कठिनाई वाले पदों को एक वर्ग में रखा जाए, लेकिन इसमें यह आवश्यक नहीं है कि वर्गीकरण केवल पदों का ही हो। एक वर्ग में समान योग्यता वाले कर्मचारियों को रखा जा सकता है और ऐसा करते समय यह ध्यान में रखा जाता है कि इसके लिए उनकी भर्ती पद्धति, प्रशिक्षण, पदोन्नति आदि के समान तरीके लागू किए जाएं। इस तरह के वर्गीकरण को रैंक वर्गीकरण कहते हैं। इसमें यह संभव है कि एक रैंक के कर्मचारी चाहे अलग अलग प्रकार के काम करते हों, लेकिन उनकी सेवा दशाएं एक सी रहती हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय विदेश सेवा, राजस्थान प्रशासनिक सेवा, राजस्थान पुलिस सेवा और राजस्थान लेखा सेवा आदि सभी रैंक वर्गीकरण की पद्धति पर आधारित है। रैंक वर्गीकरण सैनिक प्रशासन की देन है। रैंक पद्धति को भारत के अलावा ब्रिटेन और फ्रांस जैसे राष्ट्रों में भी अपनाया गया। इसका संबंध सामान्य सेवाओं से ज़्यादा है। इन सेवाओं में भर्ती के समय पद के स्थान पर इस वर्ग के स्तर को ध्यान में रखा जाता है। प्रशिक्षण देने के बाद ऐसे अधिकारियों को किसी भी गैर विशेषज्ञ पद पर रखा जा सकता है। अब इस प्रकार की वर्गीकरण को ज़्यादा प्राथमिकता नहीं दी जाती और न ही इसे लाभप्रद समझा जाता है। धीरे धीरे यह प्रथा लुप्त होती जा रही है। दूसरी ओर अमेरिका और अनेक लैटिन अमेरिकी राष्ट्रों में पद वर्गीकरण के माध्यमों से पदों का वर्गीकरण करने की पद्धति को अपनाया जाता है, न कि व्यक्तियों का। पद की कठिनाइयों, दायित्वों आदि का मूल्यांकन करके और प्रत्येक पद का अनुमान करके उसे दूसरे समान पदों के वर्ग में रख दिया जाता है, जिससे कर्मचारी का संबंध कार्य से हो जाता है। लेकिन जिन राष्ट्रों का प्रशासन अभी विकसित नहीं हो पाया
उन राष्ट्रों में पद वर्गीकरण पद्धति को अपनाना कठिन है। ऐसे में दायित्व का स्पष्ट न होना और प्राप्ति का अनुपात कम होना पद वर्गीकरण पद्धति को अपनाने में बाधक सिद्ध हुए। वैसे भी पद वर्गीकरण प्रक्रिया में कार्य का पूरा विवरण होना और विश्लेषण करना एक अनिवार्य शर्त होती है और उसे अविकसित राष्ट्रों में मापना काफ़ी कठिन होता है। कई बार उच्च पद की अपेक्षा निम्न पद पर दायित्व और कठिनाई ज़्यादा होती है, तो कई बार यह निर्णय करना कठिन होता है कि कानून व्यवस्था तथा विकास में से कौन सा ज़्यादा कठिन है और कौन सा ज़्यादा दायित्व वाला कार्य है। जिस समाज और राष्ट्र में बदलाव जितना अधिक आता है, उसमें उतनी ही शीघ्रता से पद वर्गीकरण में संशोधन करना अनिवार्य और अपेक्षित हो जाता है। भारत में प्रशासन सुधार आयोग ने सुझाव दिया है कि हमारी व्यवस्था में पद वर्गीकरण को धीरे धीरे कम करना चाहिए और उसके स्थान पर श्रेणी पद्धति ग्रेड सिस्टम को अपनाया जाना चाहिए। समान योग्यता, कठिनाई और दायित्व के आधार पर समस्त सेवा को 20-25 श्रेणियों में विभाजित किया जाना चाहिए और प्रथम श्रेणी की सेवाओं को 3 स्तरों वरिष्ठ, मध्यम और निम्न में विभाजित किया जाए और इनमें से प्रत्येक को फिर 3 उप श्रेणियों में विभाजित किए जाने का प्रयास करना चाहिए। आयोग ने आगे इस बात पर भी बल दिया कि भारतीय प्रशासनिक सेवा का कार्यात्मक क्षेत्र फंक्शनल फील्ड तय कर इसमें राजस्व, कानून, शांति, व्यवस्था और नियामकीय कार्यों को शामिल कर लिया जाए। संभव हो तो उप सचिवों के पदों को 8 कार्यात्मक श्रेणियों में श्रेणीबद्ध किया जाए। सुझाई गई 8 श्रेणियां निम्न प्रकार: पहला आर्थिक, दूसरी औद्योगिक, तीसरी कृषि व ग्रामीण विकास, चौथी सामाजिक व शैक्षणिक विकास, 5वीं कार्मिक, 6ठी वित्तीय, 7वीं सुरक्षा बाह्य व आंतरिक तथा 8वीं आयोजन। कुल मिलाकर आयोग ने रैंक व पद वर्गीकरण के बीच समन्वय स्थापित कर श्रेणी पद्धति को अपनाने पर बल दिया। वर्गीकरण की अनिवार्यता: प्रत्येक पद से संबंध कर्तव्यों का एकीकरण हो। दूसरा, प्रत्येक श्रेणी या वर्ग की अलग अलग व्यवस्था। तीसरा, पदोन्नति के नियमों व विधियों को तय करना। चौथा, विशेष पदों के लिए विशेष प्रकार की योग्यताओं का निर्धारण। 5वां, प्रत्येक श्रेणी या वर्ग के स्वरूप का विस्तृत विवरण व उसके अंतर्गत प्रत्येक पद के साथ जुड़े उत्तरदायित्वों की विवेचना। 6ठा, वर्गीकरण से संबंधित पदों व सेवाओं के अलग अलग शीर्षक तय करना। 7वां, प्रतिफल स्कीम का निर्धारण। 8वां, तकनीकी व शैक्षणिक योग्यताओं, अनुभव व आयु से संबंधित नियमों को तय करना। 9वां है वेतनकरण निर्धारण, नियमों का निर्धारण करना। नेक्स्ट है वर्गीकरण के लाभ। पद वर्गीकरण की प्रक्रिया कार्मिक प्रशासन के लिए बहुत लाभदायक व्यवस्था सिद्ध हुई है। हरमन फायरनर के अनुसार सभी कर्मचारियों को ऐसे कार्य पर लगाना जिससे संपन्न करना उनके लिए न तो बहुत मुश्किल हो और न ही बहुत आसान, और फिर उन लोगों के साथ समान व्यवहार करना जो कि समान कार्य करते हैं, और जहाँ किए गए कार्य की मात्रा तथा किस्म में फ़र्क हो तो वहाँ उस सेवा को उसी अनुपात में पुरस्कृत करना। वर्गीकरण के माध्यम से इन सभी व्यवस्थाओं का निराकरण संभव व आसान हो जाता है। एक अच्छी व आदर्श वर्गीकरण पद्धति के निम्न लाभ हो सकते हैं। पहला, वर्गीकरण से भर्ती की समस्या आसान हो जाती है। एक समान वर्ग में रिक्त स्थान होने पर एक साथ भर्ती की व्यवस्था करने से प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन व प्रबंधन में व्यय तथा श्रम की बहुत बड़ी बचत होती है। इसमें पदोन्नति के अवसर स्पष्ट होते हैं। तीसरा, वर्गीकरण के आधार पर समान नियम आसानी से बनते हैं और व्यवहारिक भी हो जाते हैं। चौथा है, समान कार्य के लिए समान वेतनमान का सिद्धांत आसानी से लागू हो सकता है। 5वां है, इसमें पद की कठिनाई, दायित्व, योग्यता और कर्तव्य का पूर्व ज्ञान होने से प्रशिक्षण को व्यवहारिक बनाया जा सकता है। 6ठा है, समान प्रकार के कर्मचारियों के लिए समान सेवा शर्तें व व्यवहार होने से उनका मनोबल ऊंचा रहता है। एल डी वाइट के अनुसार नियुक्ति, वेतन का प्रश्न, पदोन्नति की पंक्ति, स्थानांतरण की जरूरत तथा दूसरे रोजमर्रा के विषयों के तुरंत एवं विवेकपूर्ण हल के लिए पदों को वर्गों में समूहीकृत किया जाना जरूरी है। इसी प्रकार प्रोफेसर स्टॉल के अनुसार यदि कर्तव्यों का वर्गीकरण नहीं किया जाता तो वेतन निर्धारित करने की दृष्टि में
सेवाओं को मनमाने लाभ दिए जाते हैं। फलस्वरूप भ्रम पैदा होता है और आर्थिक नियंत्रण असंभव हो जाता है। थैंक यू।